यह जो कहानी है वो एक प्राचीन सांप के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक घटना के कारण उच्च बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है। जिसके बाद अपने विकास की खोज में वह सांप शक्तिशाली मनुष्यों और राक्षसी जानवरों को खाने का फैसला करता है, ताकि वह एक ड्रैगन में बदल सके। तो चलो शुरू करते हैं। कहानी एक गांव में शुरू होती है जहां के निवासी सूर्यास्त के समय घर की ओर हड़बड़ी में भाग रहे हैं, जिनमें एक आवाज उन्हें जल्दी करने के लिए कहती है, क्योंकि हाल ही में हुई घटनाओं ने रात को खतरनाक बना दिया है। हम एक आदमी को घंटी बजाते हुए देखते हैं, जो ग्रामवासियों को अपने घरों को सुरक्षित करने और बूढ़े काले सांप को घर में घुसने से रोकने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। एक ग्रामवासी का कहना है कि कुछ दिन पहले ही पहाड़ी देवता के मंदिर में काले सांप ने दो व्यक्तियों को निगल लिया था, जिनमें से एक टॉयज था। एक अन्य ग्रामवासी इसका विरोध करता है, यह कहते हुए कि सांप द्वारा किसी पर हमला करने की हाल में कोई रिपोर्ट नहीं आई है। हालांकि गांव से कई मुर्गियां और बत्तख रहस्यमय ढंग से गायब हो गई हैं। इन सभी के बीच एक छोटा लड़का अपने पिता को सुझाव देता है कि उन्हें रात के लिए अपनी मुर्गियों को घर के अंदर लेना चाहिए। भले ही हमें दुर्गंध से निपटना हो, यह उन्हें खोने से बेहतर है। जिस पर पिता सहमत होते हुए कहता है, निश्चित रूप से अगर वह बूढ़ा काला सांप उन्हें खा गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। जैसे ही वे पहाड़ी देवता के मंदिर के सामने से घर की ओर बढ़ रहे थे, तभी पिता हवा में अचानक आई ठंडक पर टिप्पणी करता है। मंदिर के अंदर से काला सांप अपनी चमकती आंखों से यह सब देख रहा है और सोच रहा है कि क्या ग्रामवासी उसके बारे में बात कर रहे हैं। वह सोचता है कि उसे याद नहीं कि वह इतना बूढ़ा है और वह खुद को विशेष रूप से डरावना नहीं मानता। हालांकि वह स्वीकार करता है कि उसने उन दो मनुष्यों को खाया था, जिनका ग्रामवासी जिक्र कर रहे थे। उन मनुष्यों में से एक पहाड़ी देवता की सहायता के लिए रो रहा था। उस मनुष्य की याचनाओं को गलत समझते हुए सांप को लगा कि वह संकट में है और उसने उसके प्रति सहानुभूति महसूस की। इसलिए उसने उसे शांति प्रदान करने का फैसला किया और उसे निगल लिया। कुछ क्षणों बाद एक अन्य मनुष्य चिल्लाते हुए अंदर घुस आया, एक इलिक्सीर के बारे में बात करते हुए। वह निराश और पीड़ा में दिखाई दे रहा था। इस मनुष्य ने काले सांप से अपने टेस्ट सब्जेक्ट को छोड़ने का आदेश दिया, क्योंकि वो उससे एक दशक से कल्टीवेशन करवा रहा था। फिर भी सांप, जो अभी भी मानव भाषा को समझने में असमर्थ था, ने सोचा कि दोनों को एक साथ खाकर वह उन्हें फिर से मिला देगा। लेकिन जैसे ही उसने उसे खाया तो कुछ अजीब हुआ। उसने न केवल एक डीमन कोर विकसित किया, बल्कि बुद्धिमत्ता भी प्राप्त की। उस क्षण से वह विभिन्न खतरों के बारे में जागरूक हो गया, जिसमें काले कपड़ों में व्यक्ति भी शामिल थे जो पहले उसका पीछा कर चुके थे। वह एक सेक्ट के सांप पकड़ने वाले थे, जो सांप कल्टीवेशन के लिए समर्पित थे। सांप ने याद किया कि उसने इन कल्टीवेटर्स को एक विशाल फ्लावर अजगर का आसानी से शिकार करते देखा था। उसने मानव कल्टीवेटर्स की अपार शक्ति को महसूस किया, जो कठोर प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी ताकत बढ़ा सकते थे। वे विभिन्न चरणों से गुजरते थे, जैसे क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज और कोर फॉर्मेशन स्टेज, जहां उन्हें उड़ने की क्षमता मिलती है, साथ ही नेसेंट सोल स्टेगी। अपने पिछले बचावों पर विचार करते हुए सांप ने सोचा कि वे केवल अज्ञानता के कारण भाग्य के खेल थे। अब नई बुद्धिमत्ता के साथ उसने समझा कि मानव कल्टीवेटर्स एक महत्वपूर्ण खतरा पेश करते हैं, और साथ ही उसने हर कीमत पर जीवित रहने का संकल्प लिया। नतीजा जनक काला सांप यह निर्धारित करता है कि शिकारी पक्षियों या मनुष्यों का पीछा करना बहुत खतरनाक है, तो वह एक सुरक्षित रणनीति का विकल्प चुनता है, जो कि मुर्गियों को चुराना था। खाने के बारे में सोचकर ही उसका पेट गुर्राता है और उसे अपनी भूख की याद दिलाता है। वह संक्षेप में सोचता है कि मुर्गियां और बत्तखें उसका पेट भरने वाली नहीं है, साथ ही उन्हें चुराना कठिन होता जा रहा है। हालांकि उसे याद आता है कि चेंजिया टाउन में एक धनी परिवार है जो सुअर पालता है, जिससे वह उस अवसर की जांच करने के लिए प्रेरित होता है। मंदिर से बाहर जाते समय सांप दीवार पर एक चित्र देखता है और इस बारे में सोचता है कि मनुष्य कैसे अपने नाम रखने का आनंद लेते हैं। तो वह भी निर्णय लेता है कि उसे भी एक नाम अपनाना चाहिए। चूंकि वह अक्सर खुद को बूढ़ा काला सांप के रूप में संदर्भित करते सुनता है, थोड़ा सोचने पर वह काली नाम चुनता है। दृश्य चेंजिया टाउन में स्थानांतरित हो जाता है, जहां काली पहुंच गया है और सुअरों को देख रहा है।
जैसे जैसे वह उन्हें घूरता है, उसका आकार बढ़ना शुरू हो जाता है और वह टिप्पणी करता है कि केवल सुअरों को देखने से मैं भरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। वह पीछे देखकर सुनिश्चित करने लगता है कि घर के मनुष्य सो रहे हैं, और जब उसे पुष्टि हो जाती है कि वे सो रहे हैं, तो वह बड़े जोश से सुअरों को खाना शुरू कर देता है। एक सुअर भागने की कोशिश करता है, शोर मचाता है, जिससे काली उसे मनुष्यों को सतर्क करने के खिलाफ चेतावनी देता है, जो निश्चित रूप से उसे मार डालेंगे। चूंकि सुअर उसकी चेतावनी को नहीं समझ पाता, वह उसे भी खाने का फैसला करता है, जिससे बाकी सुअर चुप हो जाते हैं। इसके बाद काली एक डकार लेते हुए घोषणा करता है कि अब मेरा पेट भर गया है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उसने काफी मात्रा में खाया है, जिस वजह से वह कुछ देर आराम करने का फैसला करता है, क्योंकि अभी रात का मध्य है और मनुष्यों के जागने में कई घंटे लगेंगे। इसलिए वह जाने से पहले पचाने के लिए कुछ समय लेने का फैसला करता है। लेकिन बाकी बचे सुअर कांपते रहते हैं, आवाज निकालने में असमर्थ। 1 घंटे बाद उसे एक आवाज सुनाई देती है, जो एक महिला की चोरी के बारे में बात कर रही है। उसके बाद एक अन्य आवाज सुझाव देती है कि वे चैन फैन को पीटना बंद कर दें, क्योंकि वह अब सांस नहीं ले रहा है। पहली आवाज पूछती है कि क्या चैन फैन मर गया है, और टिप्पणी करती है कि यह मास्टर क्यूयूआई से एक महिला चुराने का परिणाम है। फिर 2 आकृतियां सुअर के बाड़े की ओर बढ़ती है, कुछ ले जाते हुए। काली जागता है इस एहसास से कि उसने कुछ ज्यादा ही देर झपकी ले ली थी। फिर वह अपने आप को छिपाने के लिए पेड़ पर चढ़ना शुरू करता है। आवाजों में से एक सुझाव देती है कि उन्हें चैन फैन के शरीर को सुअरों के बीच फेंक देना चाहिए। काली 2 आदमियों को नीचे देखता है और सोचता है कि अभी के लिए वह केवल छिप सकता है, और आशा करता है कि पकड़ा ना जाए। उनमें से एक आदमी चेन फैन की जांच कर अपने दूसरे साथी से कहता है कि उसने पूरी तरह से सांस लेना बंद कर दिया है। जवाब में दूसरा आदमी उसे बेकार व्यक्ति कहकर सुझाव देता है कि वे उसके शरीर को सुअरों को खिला दें, जिसके बाद वे शरीर को पीछे छोड़ देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। उनमें से एक अपना सिर खुजाते हुए खुद से सवाल करता है कि क्या यह मेरी कल्पना है कि सुअरों की संख्या कम लग रही है। कुछ पल बाद काली नीचे झुकता है और निर्जीव शरीर को देखता है। इसे बदकिस्मती का संकेत मानते हुए वो निर्णय लेता है कि उसे यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए। लेकिन अचानक मृत शरीर अपनी आंखें खोलता है, जिससे काली चौंक जाता है और इस संभावना पर विचार करता है कि उसके सामने का व्यक्ति एक ज़ॉम्बी हो सकता है। जैसे ही वह व्यक्ति जागता है, वह घोषणा करता है कि वह अंततः पुनर्जन्म ले चुका है। वह खुद को एक इमोर्टल के रूप में संदर्भित करता है, एक खलनायक की तरह हंसते हुए। फिर वह व्यक्ति खुलासा करता है कि होस्ट की तरह ही उसका नाम चेन फैन है, जिसे वो किस्मत मान लेता है। फिर एक दुष्ट मुस्कान के साथ वह चैन फैन की तरफ से बदला लेने की कसम खाता है, जिससे काली को यह समझ में नहीं आता कि वह किसे संबोधित कर रहा है। वह व्यक्ति आगे घोषणा करता है कि वह होस्ट की मृत्यु के लिए जिम्मेदार किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इसके बाद जैसे ही वह अपने नए शरीर का निरीक्षण करता है, फिर चोटों की गंभीरता को देखते हुए यह दावा करता है कि उसके कब्जे के बिना शरीर मर जाता। अपनी इस हालत पर निराश होने की बजाय वह खुद को प्रोत्साहन देते हुए कहता है, यह मुझे रोक नहीं सकता। इस बीच काली यहाँ से भागने की सोच रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, वह व्यक्ति मुड़ जाता है और उसे देख लेता है। उसके मुताबिक काली एक तुच्छ स्पिरिट बीस्ट है, जबकि काली घबराहट में संदेह करता है कि काले कपड़े पहने यह व्यक्ति एक इमोर्टल या उच्च स्तर का कल्टीवेटर हो सकता है, संभवतः यहाँ तक कि एक सांप पकड़ने वाला भी। हालांकि वह व्यक्ति उसे लो लेवल स्पिरिट बिस्ट समझकर नजरअंदाज कर बैठने का फैसला करता है, काली को महत्वहीन और अपने ध्यान के अयोग्य मानते हुए। इस कार्रवाई को गलत समझते हुए काली डरते हुए सोचता है, क्या वो व्यक्ति उसे पकड़ने की तैयारी कर रहा है। वह व्यक्ति तब खुद को ठीक करने के लिए कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा शरीर से छोड़ने लगता है, जिससे एक शक्तिशाली ड्रैगन जैसी ऊर्जा निकलती है, जो एक पत्थर की मूर्ति का रूप ले लेती है। वह व्यक्ति इस मूर्ति या डीमन गॉड कॉल्ड्रन को देखकर अपना आश्चर्य व्यक्त करता है, जो डीमन जाति का एक सर्वोच्च खजाना है, जो उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ पुनर्जन्म लिया है। इस बीच काली स्थिति की सच्ची प्रकृति से अनजान रहता है और गलती से यह मान लेता है कि वह व्यक्ति उसके खिलाफ एक घातक स्पेल कर रहा है, क्योंकि वह जान गया है कि उसने उसके सुअरों की चोरी की है।
संकट के इस क्षण में वह सुअरों को बाहर निकालने की संभावना पर विचार करता है, लेकिन यह देखते हुए कि कई घंटे बीत चुके हैं, वह महसूस करता है कि उसने पहले ही उनमें से अधिकांश को पचा लिया है। जैसे ही वह व्यक्ति अपने उपचार मंत्र के शिखर पर पहुंचता है, काली खुद को कार्रवाई करने में असमर्थ पाता है। अंततः वह निर्णय लेता है कि उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। वह व्यक्ति पर अपना बड़ा मुंह खोलकर हमला कर देता है और उसे जिंदा ही निगल जाता है। व्यक्ति को निगलने के बाद काली खुद को समझाता है कि वह अभी आराम नहीं कर सकता, क्योंकि यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। वह वहां से जल्दी से निकल जाता है। जैसे ही वह बाहर निकलता है, हम काली के पेट के अंदर व्यक्ति की एक झलक देखते हैं, जो उसका मजाक उड़ाता है, ये दावा करते हुए कि एक मामूली स्पिरिट बीस्ट उस जैसे इमॉर्टल का सामना करने की हिम्मत करता है। ऐसा लगता है इसे अपने आत्म संरक्षण की कोई परवाह नहीं है। फिर वह अपनी मुट्ठी में स्पिरिट ऊर्जा इकट्ठा करता है, कहते हुए कि उसने जानवर को भागने का मौका दिया था, लेकिन चूंकि उसने हमला करने का विकल्प चुना, इसलिए वह अपनी मौत का जिम्मेदार खुद ही है। वह काली के पेट पर एक शक्तिशाली प्रहार करता है, जिससे वह दर्द से चीख उठता है और उसके मुंह से खून बहने लगता है। इसके बाद वह व्यक्ति काली के पेट पर एक तेज लात मारता है, जिससे उसे और भी तेज दर्द महसूस होता है। फिर भी काली खुद को याद दिलाता है कि उसे शांत रहना है। वह खुद से ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसके डीमन कोर को नष्ट किए बिना उसे मारा नहीं जा सकता। हालांकि वह व्यक्ति पहले ही इसे ढूंढ चुका है और उसे तोड़ने की तैयारी कर रहा है। इसका एहसास काली को भी हो जाता है, तो वह उससे याचना करता है, जोर देते हुए कि कोर उसकी जीवन रेखा है। लेकिन वह व्यक्ति इसे तोड़ देता है, मर जा कहते हुए। अपने कोर के अचानक विनाश से काली को अत्यधिक पीड़ा होती है, जिससे वह दर्द से तड़पता है। इसी बीच एक पेड़ की शाखा उसके मुंह को छेदती है। वह विलाप करता है कि उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा है और खुद से सवाल करता है कि क्या वह मर रहा है। अंततः वह एक निर्जीव अवस्था में जमीन पर गिर जाता है, इस भाग्य को स्वीकार करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त करते हुए। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, क्योंकि वह अपनी नवप्राप्त बुद्धिमत्ता पर विचार करता है, यह पछतावा करते हुए कि अगर उसे पता होता कि यह परिणाम होगा, तो वह सुअरों को खाने की लालच से यहाँ कभी नहीं आता। इस बीच वह व्यक्ति काली की आंतरिक अंगों को खा रहा होता है, यह टिप्पणी करते हुए कि इस सांप का मांस उसकी ऊर्जा को बहाल करने के लिए बिल्कुल सही होगा। अचानक पहले का डीमन गॉड कॉल्ड्रन प्रकट होता है, जिससे वह व्यक्ति थोड़ा भ्रमित हो जाता है। लेकिन जब वह इसे पकड़ने का प्रयास करता है, तो कॉल्ड्रन काली के डिमोनिक कोर की ओर फिसल जाता है। वह व्यक्ति इस घटना से चकित है, क्योंकि काली के कोर से एक चमकदार प्रकाश निकलता है। स्थिति से भ्रमित वह चमक से घिर जाता है। डीमन गॉड कॉल्ड्रन एक ड्रैगन स्पिरिट ऊर्जा में बदल जाता है, जिससे वह व्यक्ति समझ जाता है कि डीमन गॉड कॉल्ड्रन ने काली के कोर के टुकड़ों को अवशोषित कर लिया है। वह खुद से सवाल करता है कि डीमन गॉड कॉल्ड्रन एक मामूली स्पिरिट बीस्ट की मदद क्यों करेगा? क्या काली कोई साधारण सांप मॉन्स्टर नहीं है? डीमन गॉड कॉल्ड्रन तब अपना विशाल जबड़ा खोलता है और व्यक्ति पर झपटता है, उसे नष्ट कर देता है, जिससे बची हुई अतिरिक्त स्पिरिट ऊर्जा काली के मुंह और आंखों से फूट पड़ती है। इस अतिरिक्त ऊर्जा के भार से काली का शरीर टूटने लगता है, जबकि वह व्यक्ति एक अमर होने के बावजूद अपने अंतिम क्षणों में अपने भाग्य की अनुचितता पर विलाप करता है। जब अगली सुबह आती है, काली ने अपने घायल रूप को त्याग दिया है, और यहाँ तक कि उसने पहले जो सुअर खाए थे वे भी रहस्यमय ढंग से लौट आए हैं। हालांकि काली अपना शरीर त्यागने के बाद दर्द महसूस करता है और अपने डीमन कोर के नुकसान को स्वीकार करता है। वह अनजान था कि इसे डीमन गॉड कॉल्ड्रन द्वारा बदल दिया गया है। सुअरों में से एक काली की पूंछ को काटने की कोशिश करता है, जो डीमन गॉड कॉल्ड्रन खाने के बाद लंबी और छोटी हो गई है। और जैसे ही सुअर उसकी पूंछ को काटता है, वैसे ही काली उसे उठाता है और गुस्से से उस सुअर का गला घोंटना शुरू कर देता है, चिल्लाते हुए कि अबे सालो रुक जाओ, वरना तुम्हें जिंदा निगल जाऊंगा। जिससे सभी सुअर डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। फिर वो अपनी पूंछ को करीब लाकर सुअरों द्वारा पहुंचाए गए नुकसान को देखता है और अपनी निराशा व्यक्त करता है। वह अपने जीवित रहने पर आश्चर्य व्यक्त करता है, यह याद करते हुए कि उसका डीमन कोर तो एक इमॉर्टल द्वारा नष्ट कर दिया गया था।
वह बताता है कि डीमन कोर किसी भी डीमन की कल्टीवेशन के लिए आवश्यक है, जिससे वह इस बात से परेशान हो जाता है कि अब वह डीमन कोर के बिना आगे का कल्टीवेशन कैसे कर पाएगा। अपना सिर जमीन में गाड़कर वह विलाप करता है कि डीमन कोर के बिना उसकी स्थिति निराशाजनक है। अचानक उसे एक एहसास होता है और वह सवाल करता है कि अपने डीमन कोर के नष्ट होने के बावजूद वह अभी भी जीवित कैसे है। वह जब अपने शरीर में जागता है तो उसे पता लगता है डीमन गॉड कॉल्ड्रन ने उसके डीमन कोर की जगह ले ली है और उसके साथ विलय हो रहा है। काली अपने पेट को देखता है जहां आमतौर पर डीमन कोर रहता है और सोचता है कि डीमन गॉड कॉल्ड्रन वहां कैसे पहुंच गया। फिर अनुमान लगाता है कि इसने ही उसके कोर को बदलकर उसकी जान बचाई होगी। इसके अलावा वह यह जानकर चकित हो जाता है कि उसके पास एक प्रकार की एक्स-रे दृष्टि है जो उसे अपने शरीर के अंदर देखने की अनुमति देती है। पास के सुअरों पर इस क्षमता का परीक्षण करते हुए वह महसूस करता है कि वह अन्य नज़दीकी प्राणियों के अंदर भी देख सकता है। यह सोचते हुए कि क्या यह डिवाइन परसेप्शन है, वह इस नई प्राप्त कौशल पर ध्यान देता है, यह नोट करते हुए कि यह आम तौर पर कल्टीवेटर्स के लिए होता है और अब वह भी इसका उपयोग कर सकता है। अपनी आंखें बंद करते हुए वह पाता है कि वह अभी भी इस क्षमता का उपयोग कर सकता है, जिस पर यह निष्कर्ष निकालता है कि अब से उसके लिए भोजन की खोज करना और खतरनाक जानवरों और मनुष्यों से बचना काफी आसान होगा। अपनी आंखें फिर से खोलने पर वह पाता है कि इसमें और भी बहुत कुछ है, जिसमें झांकने पर उसे ऐसा लगता है जैसे एक विशाल मात्रा में जानकारी उसके दिमाग में आ गई है, जो उसे पहले 2 मानव कल्टीवेटर्स को खाने के बाद प्राप्त बुद्धि की याद दिलाती है। साथ ही उसने चैन फैन के कल्टीवेशन पाथ्स को भी प्राप्त कर लिया है, जिसके बाद अचानक से वह अपने सिर में तेज दर्द महसूस करता है और समझ जाता है कि उसे पहले इसे संबोधित करने की आवश्यकता है। फिर वह अपने शरीर को एक गोले में मोड़ता है, प्रक्रिया के बारे में अनिश्चितता व्यक्त करते हुए, लेकिन यह मानते हुए कि यह उसकी चोटों को ठीक कर सकता है। वह चैन फैन की ध्यान तकनीक की नकल करने की कोशिश करता है, याद करते हुए कि चैन फैन ने स्वर्ग और पृथ्वी शतरंज का बोर्ड है और सभी प्राणी मोहरे हैं का जाप करके शुरुआत की थी। वह निष्कर्ष निकालता है कि अगर वह इस मंत्र को दोहराता है तो डीमन कोर सक्रिय होना शुरू हो जाएगा और हो भी जाता है। डीमन गॉड कॉल्ड्रन से एक मंद स्पिरिचुअल ऊर्जा बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, जिससे आसपास का क्षेत्र स्पिरिचुअल ऊर्जा के साथ गूंजने लगता है। पर्यावरण से निकलने वाली स्पिरिचुअल ऊर्जा काली की चोटों को ठीक करना शुरू कर देती है, उसकी पूंछ पर घावों को दृश्य रूप से बंद करते हुए। वह इस विधि की प्रभावशीलता से चकित है, यह नोट करते हुए कि केवल कुछ मिनटों के अभ्यास के बाद उसका शरीर स्पिरिचुअल ऊर्जा से भर गया है। साथ ही उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसने स्पिरिचुअल जड़ी बूटियां खा ली हों। जैसे ही वह अपने शरीर को एक स्व आलिंगन की तरह लपेटता है, वह सोचता है कि ध्यान लगाना मुख्य रूप से कल्टीवेशन को बढ़ाने में मदद करता है, साथ ही हीलिंग इसका साइड इफेक्ट होगा। वह एक क्षण के लिए रुकता है, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उसका डीमन कोर टूट गया है, जिससे उसके लिए स्पिरिचुअल ऊर्जा को संग्रहित करना असंभव हो जाता है। फिर वह सोचता है कि क्या डीमन गॉड कॉल्ड्रन ने उसके डीमन कोर की भूमिका ले ली है। हालांकि वह जल्दी ही इस विचार को खारिज कर देता है, यह तय करते हुए कि उसे पहले इस जगह को छोड़कर कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए एक उपयुक्त स्थान खोजना चाहिए, इससे पहले कि वह अपने कल्टीवेशन पर ध्यान केंद्रित करे। वह खुद को सलाह देते हुए कहता है, समय के साथ मैं शक्तिशाली बन जाऊंगा, तब तक मुझे इंसानों से पंगा नहीं लेना चाहिए। वह वहां से जा ही रहा था कि पीछे से एक सुअर चैन की सांस लेते हुए अपने मुंह से हवा निकालता है, लेकिन अचानक वह घूम जाता है और उन्हें देखते हुए कहता है, इससे पहले कि मैं कल्टीवेशन की शुरुआत करूं, मुझे अपने पेट को संतुष्ट कर लेना चाहिए। सुअरों को खाने के बाद दृश्य एक नदी पर स्थानांतरित हो जाता है जहां काली नहा रहा है। एक बेचारे खरगोश का उपयोग एक अस्थायी कपड़े के रूप में करते हुए खुद को साफ कर रहा है। ह्यूमन पिल द्वारा अपने पहले इनलाइटमेंट से के दिन से ही काली के दिमाग में समय समय पर नया ज्ञान अपने आप आ जाता है और चैन फैन को खाने के बाद से ज्ञान मिलने वाली प्रक्रिया ज्यादा ही तीव्र होती गई। कुछ दिनों बाद एक सुबह काली समझ जाता है कि मनुष्य कल्टीवेशन सिस्टम किसे कहते हैं। इसी के साथ वह पाता है कि डीमन बीस्ट कल्टीवेशन सिस्टम भी मनुष्यों के समान विभिन्न चरणों में वर्गीकृत है, जिसमें चरणों के नाम हैं स्पिरिचुअल स्टेज, एस्टैब्लिशमेंट स्टेज, डीमन कोर
फॉर्मेशन स्टेज और नासेंट सोल स्टेज। काली वर्तमान में पहले स्पिरिचुअल स्टेज के पीक पर है, जो मानव की रिफाइनिंग स्टेज के प्रारंभिक चरण के पीक के अनुरूप है। काली स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित करने में सक्षम स्पिरिचुअल बीस्ट्स का सपना देखता है, जो उसके भीतर एक गहरी लालसा जगाता है। वह ऐसा जानवर बनने की आकांक्षा रखता है ताकि वह अपने सताने वाले अतीत से बच सके और जीवन को पूरी तरह से जी सके। वह कल्टीवेशन की आवश्यकता को पहचानता है, इसलिए वह कल्टीवेशन करने का संकल्प लेता है। एक गुफा में जैसे ही वह चैन फैन का मंत्र जपता है, वैसे ही स्पिरिचुअल ऊर्जा उसके शरीर से बाहर निकलती है। वह नोट करता है कि रहस्यमय कलाओं का कई दिनों तक अभ्यास करने के बाद उसने महसूस किया है कि इसकी क्षमता केवल जख्मों को ठीक करने से कई गुना अधिक है। यह उसके शरीर को भी बढ़ा सकता है और उसके मेरिडियंस को शुद्ध कर सकता है। यह प्रक्रिया न केवल अशुद्धियों को दूर करती है, बल्कि उसकी त्वचा के निर्मोचन को भी सुगम बनाती है। वह गुफा की दीवार को अपनी पूंछ से मारता है, यह व्यक्त करते हुए कि एक सप्ताह बीत गया है और वह महत्वपूर्ण परिवर्तनों से गुजरा है। उसके सींग लंबे हो गए हैं और उसके स्केल कठोर हो गए हैं, जो उसके भव्य रूप को बढ़ाते हैं। हालांकि वह अपनी निराशा व्यक्त करता है, सवाल करते हुए कि उसका शरीर 6 सेंटीमीटर तक क्यों सिकुड़ गया है। वह जोर देकर कहता है कि अपनी त्वचा को छोड़ने के बाद में बड़ा होना चाहिए था, लेकिन मैं कैसे 30 मीटर से घटकर 6 सेंटीमीटर का हो गया। इसी बीच एक चिड़िया उसके बगल में उतरती है, जिसे वह मजाक के रूप में देखता है। वह गुस्से से तुरंत एक पूंछ के झटके से उसे मार देता है। पक्षी को खाते हुए वह टिप्पणी करता है कि उसके आकार में कमी के बावजूद उसकी गति और शक्ति काफी बढ़ गई है, साथ ही उसका लचीलापन भी, जो उसके शरीर को काफी खींचने की अनुमति देता है। वह दावा करता है कि प्रयास के साथ वह अब एक बड़े शिकार को भी मार सकता है। इस आत्मविश्वास के साथ कि डीमन गॉड कॉल्ड्रन अब उसका डीमन कोर बन गया है, वह महसूस करता है कि उसकी स्पिरिचुअल ऊर्जा इसके अंदर जमा हो रही है, उसे एक ब्रेक थ्रू के लिए तैयार कर रही है। हालांकि वह महसूस करता है कि ऊर्जा की खपत बहुत अधिक है, जबकि चैन फैन की कलाएं उसे स्वर्ग और पृथ्वी से स्पिरिचुअल ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम बनाती हैं। केवल अवशोषण कल्टीवेशन के लिए पर्याप्त नहीं है। अगले चरण में आगे बढ़ने के लिए संसाधनों के बिना उसे ऊर्जा की पर्याप्त पुनःपूर्ति की आवश्यकता है। कुछ समय बाद खेत में वह एक जंगली सूअर को तरबूज खाते हुए देखता है। काली नोट करता है कि हालांकि जंगली सूअर बड़े और कुछ हद तक खतरनाक होते हैं, वह अब कल्टीवेशन सिस्टम के अनुसार पहले स्पिरिचुअल स्टेज के पीक पर है। चूंकि जंगली सूअर में विकसित बुद्धि का अभाव है और वह उससे कमजोर है, वह चोरी छिपे उसके पास जाता है, आश्वस्त होकर कि उचित तैयारी के साथ वह एक स्वादिष्ट भोजन सुरक्षित कर सकता है। वह अपनी पूंछ और मुंह से कुछ छोटे पत्थर इकट्ठा करता है, यह मानते हुए कि वे पर्याप्त होंगे। काली जंगली सूअर के पीछे से आने लगता है, यह सोचकर कि उसका ध्यान खाने में है, लेकिन सूअर उसकी पूंछ को देख लेता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं करता और अपना तरबूज खाने लगता है। काली जैसे ही उसके करीब आता है, वैसे ही वह डर के मारे अपने मुंह से पत्थर को नीचे गिरा देता है। उसके सामने जंगली सूअर खड़ा है, उसे एक क्रूर अभिव्यक्ति के साथ घूरता हुआ उसका शरीर स्पिरिचुअल ऊर्जा को बाहर फेंक रहा है। काली अज्ञानता का दिखावा करने का प्रयास करता है, सूअर को खाना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन जंगली सूअर गरज के साथ जवाब देता है और उस पर हमला करता है। काली भागते हुए सवाल करता है कि एक मामूली जंगली सूअर इतना भयानक क्यों है, लेकिन जल्द ही खुद को कोने में पाता है। सूअर का सामना करने के लिए मुड़ते हुए वह महसूस करता है कि वह अब भाग नहीं सकता और उसे अपनी जान के लिए लड़ना होगा। अपनी पूंछ में रखे पत्थरों का उपयोग करते हुए वह उन्हें बड़ी तेजी से जंगली सूअर पर फेंकता है, चोट पहुंचाने के इरादे से। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए उसका हमला सूअर में कई सारे छेद कर उसे मार देता है और उसका शरीर जमीन पर गिर जाता है। काली अविश्वास से देखता है, यह सोचते हुए कि क्या वह वास्तव में एक ही वार में हार गया, और अपनी ताकत पर सवाल उठाता है। हालांकि वह हिचकिचाता है, याद करते हुए कि जंगली सूअर चालाक होते हैं, यानी वो अभी मृत्यु का नाटक कर रहा होगा। इसीलिए सुरक्षित रहने के लिए वह अतिरिक्त पत्थर प्रत्यक्ष रूप से निष्क्रिय सूअर पर फेंकता है। सूअर की मृत्यु की पुष्टि करने के बाद काली राहत की सांस लेता है, स्वीकार करते हुए कि वह खतरे के कितने करीब था। फिर भी
सुअर के बाड़े में घटी पिछली घटना को याद करते हुए वह जंगली सुअर को स्थायी रूप से अक्षम करने का ठान लेता है और इसके सिर और अंगों को धड़ से अलग करता है। जैसे ही वह जंगली सुअर को खाना शुरू करता है, वह नोट करता है कि इसका मांस पिछले सुअरों की तुलना में काफी सख्त है और इसमें एक अनोखा स्वाद है। अचानक वह रुक जाता है और मांस को थूक देता है, इसके स्वाद से भ्रमित होकर। यह मांस नहीं था, एक डीमन कोर था, जिससे उसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कोई साधारण जंगली सुअर नहीं था, बल्कि उसी की तरह एक स्पिरिचुअल पेस्ट था। यानी वह एक सुअर डीमन है, जो उसके लिए काफी परेशान करने वाली बात थी, क्योंकि डीमन कोर्स में हिंसक स्पिरिचुअल ऊर्जा होती है, जिस वजह से इन्हें कच्चा नहीं खाया जा सकता, अन्यथा शरीर फट जाएगा, जिससे मृत्यु हो जाएगी। वह याद करता है कि डीमन कोर को अवशोषित करने के लिए उसे इसे एक गोली में बदलना होगा, लेकिन उसके पास ऐसा करने का ज्ञान नहीं है। अचानक वह रुक जाता है, यह सोचते हुए कि जंगल में बाघ जैसे जानवर अपने शिकार को खाते हैं, जिसमें शरीर और कोर दोनों शामिल होते हैं। इसे उसके मन में यह सवाल उठता है कि क्या वे कच्चे डिमोनिक कोर को खाने से फट नहीं जाते? अगर सचमुच ऐसा हुआ होता तो लंबे समय पहले ही वो विलुप्त नहीं हो जाते। इस विचार से काली की आंखें चमक उठती है और वह सोचता है कि उसकी समझ मनुष्यों से आती है और बीस्ट की फिजिक मनुष्यों से अलग होती है, जो संकेत देती है कि वह एक कच्चे डिमोनिक कोर को खा सकता है। फिर वह अपना मुंह चौड़ा खोलता है, डीमन कोर को निगलने का प्रयास करते हुए। आकार के अंतर के कारण वह थोड़ी देर संघर्ष करता है और सफलतापूर्वक इसे खा लेता है। लगभग तुरंत ही उसके पेट से एक चमकदार प्रकाश निकलता है और वह चिल्लाता है कि यह गर्म हो रहा है। तभी उसके अंदर डीमन गॉड कॉल्ड्रन कोर को तेजी से अवशोषित करना शुरू कर देता है, तेजी से भर जाता है। वह स्पिरिचुअल ऊर्जा की एक अभिभूत लहर महसूस करता है और चिल्लाता है कि वह ब्रेक थ्रू कर रहा है, सफलतापूर्वक दूसरे स्पिरिचुअल स्टेज तक पहुंच रहा है। उसका शरीर कांटेदार स्केल से ढक जाता है और वह इस बात पर आश्चर्य करता है कि उसके पूंछ के 2 स्केल सुनहरे हो गए हैं। एक पास की चट्टान पर उनकी ताकत का परीक्षण करते हुए वह एक ही वार में इसे नष्ट कर देता है, अपने स्केल की लोहे जैसी गुणवत्ता पर चकित होकर। तभी अचानक कुछ उसका ध्यान खींचता है और जैसे ही वह मुड़ता है, वह एक मानव आकृति को एक हथियार लहराते हुए देखता है, जिससे वह पसीने से भीग जाता है। लड़का अपना हथियार काली की ओर निर्देशित करते हुए उठाता है। काली लड़के को देखते हुए सोचता है कि इस लड़के के इरादे क्या हैं, यह सवाल करते हुए कि क्या वह उस पर हमला करने वाला है और क्या यह लड़का भी कल्टीवेटर है। अचानक चैन फैन की एक क्षणिक छवि उसके पीछे उसे दिखाई देती, जिससे वह सोचने लगता है कि क्या यह लड़का दूसरा चैन फैन है। जैसे ही लड़का काली को चाकू मारने का प्रयास करता है, तो काली सहज रूप से एक रक्षात्मक मुद्रा अपनाता है और खतरे को महसूस करते हुए अपनी पूंछ की एक तेज गति के साथ वह लड़के के हथियार को तोड़ देता है, जिससे लड़के का ध्यान अपने हथियार पर जाता है और यह अच्छा मौका समझकर काली वहां से भागने लगता है, बुदबुदाते हुए कि मनुष्य काफी डरावने होते हैं, उसके बाकी के साथी आने से पहले मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। लेकिन दूसरी तरफ लड़का इस खतरनाक स्थिति से बाल बाल बचने के बाद राहत की सांस लेता है और घर जाकर अपने पिता को पुकारता है और उन्हें बताता है कि पुराने काले सांप ने उस डिमोनिक बिग बीस्ट को मार दिया और खा लिया है, जो उसकी माँ की मौत के लिए जिम्मेदार था, लेकिन वो मुझसे डर कर भाग गया। उसका पिता हैरान होकर स्थिति के बारे में पूछताछ करता है। इसी बीच जंगल में काली खुरदरी सीढ़ियों पर चल रहा है। काली फिर रुकता है, यह एहसास करते हुए कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है। वह कहता है, यह कितनी अजीब बात है, वह मेरा पीछा नहीं कर रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह एक आम बच्चा था? जैसे जैसे वह सीढ़ियों पर चढ़ता जाता है, वह खुद से सवाल करता है कि क्या वह अति प्रतिक्रिया कर रहा है, ये सोचते हुए कि कैसे एक स्पिरिट बीस्ट जो एक विशालकाय बनने की आकांक्षा रखता है, जो स्वर्ग को विभाजित करने का सपना देख रहा है, वह एक मामूली लड़के से कैसे डर सकता है। जिस पर वह निष्कर्ष निकालता है कि वह इस तरह जारी नहीं रख सकता। पहाड़ी देवता का मंदिर अपने सामने देखकर वह कहता है, क्या मुझे भी इंसानों की तरह मंदिर में जाकर प्रार्थना करनी चाहिए? फिर थोड़ा सोचकर मन की शांति के लिए मंदिर के अंदर जाने का फैसला करता है। काली पहाड़ी देवता के मंदिर के अंदर जाते वक्त विचार करता है कि इसी स्थान पर उसे पहली बार ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो यह उसके लिए भाग्य का स्थान। मंदिर में प्रवेश करते हुए उसे याद आता है कि उसने सुना था
कि एक डीमन हार्ट रखना स्पिरिचुअल कल्टीवेशन में एक महत्वपूर्ण बाधा है और इसे दूर करने के लिए भक्ति आवश्यक है। अपनी पूंछ से 3 अगरबत्तियों को संतुलित करते हुए वह पहाड़ी देवता को पुकारता है, अपनी वापसी की घोषणा करते हुए। हालांकि तभी भोजन की एक सुखद सुगंध उसका ध्यान अपनी ओर खींचती है। जब वह करीब जाता है तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। वो अपने सामने रखे स्वादिष्ट व्यंजनों के स्रोत के बारे में सवाल करता है और यह एहसास होते ही कि ये पहाड़ी देवता को चढ़ाए गए भोग हैं, वह तर्क देता है कि देवता नहीं चाहेगा कि खाना बर्बाद हो। इसलिए वह पहले भोग का नमूना लेकर पहाड़ी देवता की मदद करने का फैसला करता है, बाद में पूजा करने का वादा करते हुए। उसका यह मानना था कि ऐसा करने से उसकी भक्ति और अधिक वास्तविक हो जाएगी। अपना भोजन पूरा करने के बाद काली पहाड़ी देवता से प्रार्थना करना शुरू करता है, उससे अपने डीमन हार्ट को दूर करने और अपने कल्टीवेशन में सफल होने के लिए आशीर्वाद मांगता है। वह शक्ति और एक अच्छे जीवन की भी प्रार्थना करता है। अचानक कुछ उसका ध्यान खींचता है। वह एक आवाज़ सुनने के लिए मुड़ता है जो एक लड़की का जिक्र कर रही है और पूछ रही है कि वह कहाँ भागेगी। काली को एहसास होता है कि कोई मंदिर की ओर आ रहा है। साथ में मदद के लिए चीखें भी सुनाई दे रही हैं। एक महिला मंदिर में भागकर घुसती है। उसके पीछे कई लोग हैं। पीछा करने वालों में से एक अपने साथियों को बाहर इंतजार करने का निर्देश देता है, यह कहते हुए कि वह लड़की के साथ कुछ मजे करना चाहता है। वे उसे यस मास्टर क्यों कहकर जवाब देते हैं। इस बीच काली पहाड़ी देवता की मूर्ति के पीछे छिप जाता है, जहां वह फंसा हुआ महसूस करता है। वह अपनी एक्स-रे दृष्टि का उपयोग करके मंदिर की संरचना की जांच करता है और पाता है कि केवल एक ही रास्ता बाहर जाने का है, जिससे बिना पकड़े जाए जाना असंभव है। फिर वो अपनी एक्स-रे क्षमता के माध्यम से मास्टर क्यू और लड़की को देखता है। मास्टर क्यू दावा करता है कि कोई भी महिला उसे कभी नहीं ठुकरा सकी जब उसने रुचि दिखाई। डरी हुई लड़की उसे दूर रहने की चेतावनी देती है, जिस पर मास्टर क्यू उसे धमकी देता है, कहता है कि वह अपने शब्दों को सावधानी से चुने, नहीं तो मौत से भी बदतर स्थिति का सामना करना पड़ेगा। चाकू से लैस लड़की जवाब देती है कि भले ही वह उसे मार नहीं सकती, लेकिन वह अपनी जान ले सकती है ताकि उसे अपनी मर्जी पूरी करने से रोक सके। यह सुनकर काली को याद आता है कि उसने मास्टर क्यू का नाम सुअर के बाड़े में सुना था। फिर उसे याद आता है कि वही चैन फैन को मारकर सुअरों के पास फेंक देने के लिए जिम्मेदार था, जिस वजह से वह सोचता है कि यह आदमी बहुत शक्तिशाली होगा, इसलिए वह उसकी नज़र में न आने का फैसला करता है। लेकिन मास्टर क्यू के व्यवहार को देखकर काली सोचता है कि क्या वह हीट की स्थिति में है। फिर वह मानव प्रकृति की विचित्रताओं पर टिप्पणी करता है, यह नोट करते हुए कि उन्हें ऐसी इच्छाएं किसी भी समय होती हैं, जबकि उसे केवल वसंत ऋतु में होती है। काली खुद से सवाल करता है कि मास्टर क्यू को इतनी नाजुक महिला से क्यों आकर्षण हो रहा है। इस बीच मास्टर क्यू महिला के हाथ से चाकू छीन लेता है और कहता है, तुम कैसे खुद को मारने की कोशिश कर सकती हो। वह आगे उस पर धमकी देने का आरोप लगाता है और घोषणा करता है कि सजा के रूप में वह पहले उसके साथ दुष्कर्म करेगा और फिर उसकी जान लेगा। काली मास्टर क्यू की ताकत पर विचार करता है, लेकिन निष्कर्ष निकालता है कि उसमें बुद्धिमत्ता की कमी है। इस बीच महिला गुस्से से मास्टर क्यू को घूरती है। वह उस पर अपनी सगाई तोड़ने और अपने मंगेतर चैन फैन की हत्या करने का आरोप लगाती है। वह कसम खाती है कि मरने के बाद भी वह उसे अपने क्रोध से बचने नहीं देगी, ये घोषणा करते हुए कि वह एक भूत के रूप में उसका पीछा करेगी। इस बीच काली स्थिति को गलत समझ जाता है और पहाड़ी देवता के हाथ में रखे खाने को खाना जारी रखते हुए कहता है कि मास्टर क्यू और महिला केवल एक छोटे से विवाद में उलझे हुए हैं। वह सोचता है कि अगर संघर्ष खाने से संबंधित नहीं है तो हिंसा का सहारा लेना पूरी तरह से अनुचित है। काली सुझाव देता है कि पहाड़ी देवता उन्हें आशीर्वाद दे और वे जल्द ही चले जाएं ताकि वह अपनी प्रार्थना में वापस लौट सके। अचानक पहाड़ी देवता का एक हाथ टूटकर नीचे गिर जाता है, जिससे मास्टर क्यू और महिला क्षण भर के लिए रुक जाते हैं और मूर्ति की ओर ध्यान से देखते हैं। मूर्ति को देखते ही वे महसूस करते हैं कि कोई इसके पीछे छिपा हुआ है। मास्टर क्यू पुकारता है, ये मांग करते हुए कि पहाड़ी देवता के पीछे कौन छिपा है। इस बीच वो महिला मूर्ति की ओर दौड़ती है, ये मानते हुए कि पहाड़ी देवता जीवंत हो गया है। वह इसके सामने घुटने टेक कर मुक्ति के लिए प्रार्थना करती है। उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती जब काली खुद को प्रकट करता है और एक भयानक काले सांप के रूप में दिखाई देता है। महिला डर के मारे चीख उठती है, ये कहते हुए कि यहाँ एक डेमोनिक बीस्ट है।
मास्टर क्यू हैरानी से उस महिला से पूछता है कि डेमोनिक बीस्ट कहाँ है, लेकिन डर के मारे वह गलती से मास्टर क्यू के चाकू से टकरा जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह चाकू उसके शरीर में घुस जाता है। दूसरी तरफ मास्टर क्यू भय से हाँफता है, यह एहसास करते हुए कि उसका इरादा उसे नुकसान पहुंचाने का नहीं था। उसकी चीखें सुनकर बाहर इंतजार कर रहे अनुयायी मंदिर में घुस आते हैं और हलचल के बारे में पूछताछ करते हैं। एक अनुयायी मास्टर क्यू से पूछता है कि क्या उसने पहले ही अपना मजा ले लिया है, लेकिन मास्टर क्यू चिल्लाकर जवाब देता है कि मंदिर में एक डेमोनिक बीस्ट मौजूद है। जैसे ही वे जीव की तलाश शुरू करते हैं, मास्टर क्यू स्पिरिट बीस्ट पर चिल्लाता है, उस पर अपने आनंद को बर्बाद करने का आरोप लगाता है और तुरंत बाहर आने की मांग करता है। वह खुद को स्नेक कैचिंग सेक्ट का एक आउटर सेक्ट शिष्य घोषित करता है, जिससे काली पसीने में भीग जाता है। काली से कोई जवाब न मिलने पर मास्टर क्यू अपने अनुयायियों को पहाड़ी देवता के पीछे जांच करने का निर्देश देता है, जिसे वे तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। वे सावधानी से मूर्ति की ओर बढ़ते हैं, हथियार हाथ में लिए हुए और काली को खुद को प्रकट करने के लिए पुकारते हुए। इस बीच काली घबराहट की स्थिति में है, अपनी जान के लिए डरा हुआ। अपनी नियति का इंतजार करने के बजाय लड़ने का फैसला करते हुए वह एक भयानक रूप के साथ खुद को प्रकट करता है, अपने तेज दांत दिखाते हुए। अनुयायी डर में पीछे हट जाते हैं, यह कहते हुए कि वह एक स्नेक डिमोनिक बीस्ट है। पीछे खड़ा हुआ मास्टर क्यू अपने अनुयायियों को इतने छोटे जीव से न डरने का आग्रह करता है। वह अपने हाथ में स्पिरिचुअल ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू करता है, अपने अनुयायियों को काली को रोकने का निर्देश देते हुए, क्योंकि वह स्नेक कैचिंग सेक्ट की एयर स्प्लिटिंग पाम तकनीक को उजागर करने की तैयारी करता है, जिसमें ऊर्जा इकट्ठा करने में समय लगता है। सांप के स्पिरिट बीस्ट को मारने के लिए मास्टर क्यू से बड़े इनाम के वादे से प्रेरित होकर अनुयायी काली पर हमला करते हैं। मास्टर क्यू को सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी मानते हुए काली यह तय करता है कि उसके ऊर्जा संग्रह को पूरा करने से पहले सभी अनुयायियों को खत्म कर देना चाहिए। वह सोचता है कि यही उसका जीतने का एकमात्र मौका है। अपनी पूंछ के एक शक्तिशाली झटके से काली अनुयायियों पर वार करता है और उन्हें आसानी से एक ही वार में निपटा देता है। वह उनकी कमजोरी से हैरान रह जाता है, जबकि मास्टर क्यू भय से काली को एक भयानक आकृति के रूप में देखता है, जो मृत्यु की एक अंधेरे ओर को प्रसारित कर रहा है। भय से अभिभूत वह भागने के लिए मुड़ जाता है, चिल्लाते हुए कि वह स्नेक कैचर्स को सतर्क करेगा, जो काली को और भी अधिक आश्चर्यचकित कर देता है। काली सोचता है कि मास्टर क्यू अपनी ऊर्जा इकट्ठा करने के बजाय पीछे क्यों हट रहा है। मास्टर क्यू चेतावनी देता है कि स्नेक कैचर्स का नेता काली को एक गोली में बदल देगा, जिससे काली को एहसास होता है कि वह मास्टर क्यू को भागने नहीं दे सकता। अपनी पूंछ के एक तेज वार से वह मास्टर क्यू को एक घातक चोट पहुंचाता है और उसे तत्काल मार डालता है। फिर काली राहत की सांस लेता है। वह आभारी है कि मास्टर क्यू ने अपनी पूरी स्पिरिचुअल ऊर्जा इकट्ठा करने के बजाय भागने का विकल्प चुना। काली यह सोचना शुरू करता है कि क्या पहाड़ी देवता से श्रद्धांजलि की चोरी की वजह से यह सब उसके साथ हुआ। वह सोचता है कि क्या पहाड़ी देवता उससे नाराज है, जिससे वह नाराजगी खत्म करने के लिए मास्टर क्यू और उसके अनुयायियों के शवों को एक श्रद्धांजलि चढ़ावे के रूप में चढ़ाने का फैसला करता है। बाद में अपनी पूंछ में प्रार्थना की छड़ियां पकड़े हुए वह शरीरों को एक भेंट के रूप में प्रस्तुत करता है। पहाड़ी देवता से उन्हें स्वीकार करने और अपने क्रोध को कम करने की विनती करता है। जैसे जैसे काली विचार करता है, तो वह इस संभावना पर विचार करता है कि पहाड़ी देवता इस घटना का उपयोग उसे अपने कल्टीवेशन में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहित करने के साधन के रूप में कर रहा है, अन्यथा उसे अनिश्चित काल तक छिपे रहने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। वह खुद को प्रेरित करना शुरू करता है, ये मानते हुए कि स्वर्ग ने उसे एक महत्वपूर्ण मिशन सौंपा है। वह स्वीकार करता है कि उसे कठिनाई सहनी होगी, अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को तनाव देने और अपने शरीर को भूख का अनुभव करने की अनुमति देनी होगी। अंततः एक भयानक बीस्ट में परिवर्तित होना होगा। फिर वह पहाड़ी देवता के मंदिर से बाहर निकलता है, देवता को आश्वासन देते हुए कि वह अपने कल्टीवेशन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी पहाड़ी गुफा में लौट रहा है। एक सप्ताह बाद काली की पहाड़ी गुफा से एक तेजस्वी प्रकाश निकलता है। वह टिप्पणी करता है कि एक सप्ताह के अभ्यास के बावजूद उसने अभी तक स्पिरिचुअल धुंध की दूसरी परत नहीं भरी है।
डीमन गॉड कॉल्ड्रन अभी भी केवल आधा भरा है। काली नोट करता है कि वह रोजाना जो छोटे जानवर खाता है वे न केवल उसे संतुष्ट करने में विफल रहते हैं बल्कि उसके कल्टीवेशन में भी बहुत कम मदद करते हैं। वह सोचता है कि एक और सुअर डीमन को खाने का अवसर मिलना उसके लिए फायदेमंद होगा। यहाँ तक कि उसने जो पक्षी पकड़ने का जाल बिछाया था उसने भी कोई परिणाम नहीं दिया। वह अपना मनोबल बढ़ाने का प्रयास करता है, उस कहावत को याद करते हुए कि किसी को धैर्यपूर्वक खरगोश का इंतजार करना चाहिए, यह आशा करते हुए कि वही सिद्धांत सुअरों पर भी लागू होता है। हालांकि वह इस क्षेत्र में डीमन सुअरों या जंगली सुअरों की अनुपस्थिति पर सवाल उठाता है। एक आह भरते हुए काली सोचता है कि उसे हाल ही में कोई बड़ा शिकार क्यों नहीं मिल पाया है जिससे कल्टीवेशन करना मुश्किल हो गया है और उसकी भूख मुश्किल से ही संतुष्ट हो पाती है। वह इस विचार पर चिंतन करता है कि अगर एक सुअर एक तरबूज खाता है और वह बाद में सुअर को खाता है तो इसका मतलब है कि वह सीधे तरबूज ही खा सकता है। जैसे जैसे वह अपने विचारों पर चिंतन करता है वह रुक जाता है। रात वाला लड़का जो अपने पिता के साथ चल रहा था वो अपने पिता को बताता है कि इस साल नदी में बाढ़ आई थी जिसके परिणाम स्वरूप हमें मछलियां बहुत मिली है। काली लड़के को देखता रहता है। उसके साथ आए मजबूत व्यक्ति की पहचान के बारे में वह जिज्ञासु है। वह सोचता है कि क्या तरबूज का खेत उनका है। अचानक लड़का काली को देख लेता है जिससे काली हैरान रह जाता है कि लड़का उसे कैसे देख पाया। लड़का एक बैग उठाता है और काली की ओर दौड़ता है जिस पर उसका पिता पूछता है कि वह कहाँ जा रहा है। काली लड़के के आगमन पर विचार करता है और एक पास के पेड़ पर चढ़ने का फैसला करता है ताकि खुद को छिपा सके। जब लड़का पहुंचता है वह बैग नीचे रख देता है कहते हुए कि वह इसे वहीं छोड़ देगा। इस बीच काली लड़के की कार्रवाइयों से उत्सुक है क्योंकि वह उसे भागते हुए देखता है। लड़का काली को पुकारता है यह कहते हुए कि बैग में मछलियां उसके लिए इनाम है। उसे नीचे आने और खाने का आग्रह करते हुए काली पेड़ से उतरता है ये पूछते हुए कि क्या लड़का कुछ मछली साझा करने का इरादा रखता है। अपने सामने मछलियों को देखकर काली सवाल करता है कि क्या लड़का उसे जहर देने की कोशिश कर रहा है। यह दावा करते हुए कि वह भोला नहीं है लेकिन मछलियां अभी भी जीवित हैं और तड़प रही हैं। वह जहर की जांच के लिए एक को चखने का फैसला करता है। वह एक मछली का स्वाद लेता है घोषणा करते हुए कि यह बुरी नहीं है और काफी स्वादिष्ट है जिससे वह और अधिक खाने लगता है। जैसे ही लड़का लौटता है वह सोचता है कि पुराना काला सांप मछली खाना पसंद करता है। अचानक एक आवाज उसे पुकारती है और लड़का ऊपर देखकर एक लंबे आदमी को देखता है जिसका चेहरा ज्यादातर कपड़ों से ढका हुआ है। आदमी पूछताछ करता है कि क्या उसने हाल ही में पुराने काले सांप को देखा है।